हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। इन चारों से संबंधित हम आपको 55 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कराएंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसी हो। तो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो सिद्ध होगा। और इससे रिलेटेड हम आपको अनुच्छेद कराएंगे जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हम आपका ये वीडियो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 74 का खंड पहला कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और पॉइंट दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, वो भी संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। फिर आता है अनुच्छेद नंबर 74 का खंड दूसरा, किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, यदि सलाह दी है तो कौन सी सलाह दी है, अनुच्छेद 74 का दूसरा खंड कहता है। और अनुच्छेद नंबर 75 का पहला खंड कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। और अनुच्छेद नंबर 75 का खंड पहले का उपखंड का कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। वो कहता है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। फिर आता है कि अनुच्छेद नंबर 75 का खंड दूसरा कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति को प्रसाद पर्याप्त अपना पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75 का खंड तीसरा कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के तीसरे में आता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड तीसरे में किया गया है। कैबिनेट मंत्री सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रणाम अध्यक्ष होता है। यह अनुच्छेद 75 का तीसरा कहता है। फिर अनुच्छेद 75 का खंड पाँचवा कहता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहने दिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय शासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। अनुच्छेद 78 के अंदर आता है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, लेकिन वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या 52 हो गई है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे 55, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। सभी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा ये वीडियो। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानून का नाम है, जिसमें आपका सही आंसर है द यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और चौथा कहता है कि ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, जिसमें आपका सही आंसर है दूसरा, तीसरा और चौथा। मतलब कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री निहित है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, जिसमें आपका सही आंसर है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, जिसमें आपका सही आंसर है वो एक नियुक्त होता है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, वो किसका मुख्य है, जिसमें कहता है कि वह केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान किसके दायित्वों का है, जिसमें आपका सही आंसर कहता है कि प्रधानमंत्री के दायित्वों का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में कहता है। फिर आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें आपका सही आंसर है आपका दूसरा सही है, क्योंकि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका दूसरा सही आंसर है। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है। कैबिनेट का तात्पर्य होता है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में कौन लोग सम्मिलित होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में हुआ है, जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 352 में हुआ है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, जिसमें आपका सही आंसर है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो जिसमें आपका सही आंसर है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोच्चित को विवेचित करता है, जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 70 आपका सही आंसर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है लोकसभा के सदस्य आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या जरूरी नहीं है, जिसमें आपका सही आंसर है जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। आपका पहला आंसर सही है। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जिसमें आपका सही आंसर है 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को किसके द्वारा चुना जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसको चिन्हित करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें आपका सही आंसर है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए पूर्णतः स्वाभिलेख का प्रयोग करता है, जिसमें आपका सही आंसर सही है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, जिसमें आपका सही आंसर है 6 महीने तक वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जिसमें आपका सही आंसर है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, जिसमें आपका सही आंसर है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसमें आपका सही आंसर है
पहला, दूसरा और तीसरा लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75 के खंड तीसरे के अनुसार। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जिसमें आपका सही आंसर है वह है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जिसमें आपका सही आंसर है केवल लोकसभा के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? जिसमें आपका सही आंसर है विधायिका के प्रति रहकर कार्य करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? जिसमें आपका सही आंसर है विश्वास प्रस्ताव है भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस संसद के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? जिसमें आपका सही आंसर है लोकसभा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा के व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? जिसमें आपका सही आंसर है स्पीकर की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। जिसमें आपका सही आंसर है लोकसभा की संख्या 50 होनी चाहिए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। जिसमें आपका सही आंसर है फर्स्ट एंड दूसरा, मतलब कि पहले और दूसरे दोनों सही हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ये बात गलत है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री की तरह और बाद में रक्षा मंत्री की तरह बना? जिसमें आपका सही आंसर है कैलाश नाथ कटाजू पहले गृह मंत्री बने फिर रक्षा मंत्री बने, जो 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे और इसी वर्ष देश के गृह मंत्री बने हैं 1951 में। फिर 1955 में वे रक्षा मंत्री बनकर सामने आए थे और 1957 से 1962 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? जिसमें आपका सही आंसर है आर के षणमुखम चेट्टी हैं, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, जो 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक बने। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? जिसमें आपका सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 में पोर्टफोलियो से भिन्न था? जिसमें आपका सही आंसर है C.H. भामा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? जिसमें आपका सही आंसर है देवेगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार
प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जिसमें आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई है, जिसमें आपका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु अपने भारत देश से बाहर हुई है, वो भी ताशकंद में, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 11 जनवरी 1966 को हुई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, जिसमें आपका सही आंसर है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर है जो भारत प्रधानमंत्री बनने से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, जिसमें आपका सही आंसर है चंद्रशेखर। जो चंद्रशेखर हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधान मंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, जिसमें आपका सही आंसर है चंद्रशेखर, जो लोकसभा के सदस्य थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसमें आपका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह हैं, वो अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं, जो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री बने थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं, जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं कौन, बीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई चौहान, प्रणब मुखर्जी, ये सभी भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है किस मंत्री के द्वारा, जिसमें आपका सही आंसर है नरसिम्हा राव के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति घोषित की गई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मनमोहन सिंह के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है, जिसमें आपका सही आंसर है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सिंह के संबंध में से आपका अगला क्वेश्चन है मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जिसमें आपका सही आंसर है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सिंह नहीं थे, बाकी भारत के पूर्व वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, लेकिन वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे थे। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किसके सदस्य हैं, जिसमें आपका सही आंसर है असम से राज्यसभा के सदस्य थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री का सृजन हुआ है, जिसमें आपका सही आंसर है संविधान के प्रावधानों से हटाकर हुआ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, जिसमें आपका सही आंसर है मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें आपका सही आंसर है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह बताता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन
केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र सरकार में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। और दूसरा पॉइंट कहता है कि वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या 36 है, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? केवल पहला सही हुआ, क्योंकि वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 52 है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किस से संबंधित है? जिसमें आपका सही आंसर है नीति या कार्यवाहन से संबंधित है भारत प्रशासन की विभाजन प्रणाली। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? जिसमें आपका सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? जिसमें आपका सही आंसर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? जिसमें आपका सही आंसर है 1951 में सृजित किया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है राजीव गांधी का सुमेल सही नहीं है, क्योंकि उनका जो समाधि स्थल है वो कर्म भूमि न होकर वीर भूमि है। बाकी JL नेहरू की शांति वन में समाधि है, और LV शास्त्री की विजय घाट में, और इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल में है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जिसमें आपका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? जिसमें आपका सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम आपको कल की वीडियो में महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।